फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो हम भारतीय कृषि पढ़ रहे थे। तो भारतीय कृषि में पिछले वीडियो में मैंने आपको गन्ने की फसल पढ़ी थी हमने। तो आज हम रोपण कृषि पढ़ेंगे। देखो, रोपण कृषि में चाय और कौवा ये दो हमारे सिलेबस में है। रोपण कृषि होती है, इसे बागानी कृषि भी कहते हैं। इसके जो होते हैं, जो खेत नहीं कहते, बाग कहते हैं, जहाँ इनकी फसलें उगाई जाती है। ठीक है, तो आज है अपनी पहले रोपण कृषि लिखता हूँ। और रोपण में देखो क्या क्या आता है। रोपण कृषि, ठीक है। रोपण कृषि में एक तो देखो चाय, कहवा, उसके बाद रबड़, काजू, पाम ऑयल, पाम ऑयल हो गया। फिर इसमें नारियल, सुपारी, नारियल, सुपारी, आदि आदि। ठीक है, ये दो फसलें होती है, ये रोपण फसलें होती है। ठीक है, तो इसको बागाती कृषि भी कहते हैं, क्योंकि ये इनके बाग होते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो अपने चाय और कौवा है, दो है सिलेबस में। तो आज हम चाय पढ़ेंगे। देखो, चाय जो है इसका मूल स्थान चीन है, यानी ये चीन में इसका जन्म स्थान चाय का चीन माना जाता है। फिर भारत में जो चाय है वो अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। कोई 1834-35 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत में लाई गई थी। शुरुआत में अंग्रेजों ने प्रायोगिक तौर पर इसे उगाया था पूर्वी भारत में, जैसे असम है, दार्जिलिंग है, वहाँ पे। ठीक है, हालांकि जो चाय का पौधा है वो असम में पहले से ही उगता था, लेकिन एक जंगली पौधे के रूप में, क्योंकि उस समय भारतीयों को इतना पता नहीं था कि ये पौधा है किस काम का है। चाय का पौधा भारत में पहले से होता था एक जंगली पौधे के रूप में। ठीक है, और अंग्रेज इसे लेके आए थे भारत में सबसे पहले। देखो, पढ़ते हैं चाय को अपने विस्तार से। चाय, टी। तो चाय को हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, दिन की शुरुआत ही चाय से ही होती है सभी लोगों की। और यहाँ तक ये भी चल रहा है कि चाय को एक राष्ट्रीय पेय बनाया जाए। ये एक मुहिम भी चल रही है कि चाय को राष्ट्रीय पेय बनाया जाए। ठीक है, अब देखो चाय के बारे में, एक तो देखो जन्म स्थान इसका है चीन, चाय का। ठीक है, कुछ छोटी बातें हैं वो ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, और अंग्रेज लाए थे इसे भारत में। अंग्रेज भारत में चाय का पौधा लाए थे। ठीक है, चाय का पौधा लाए थे और पूरी भारत में इन्होंने उसे उगाया था। ठीक है, उसके बाद देखो जो चाय है उसमें थीन नाम का तत्व होता है। थीन तत्व होता है चाय में। ठीक है, तो इस जो थीन तत्व से क्या होता है, कुछ मादकता आती है। ठीक है, थोड़ा बहुत नशा आता है। कहते हैं ना, चाय का नशा है क्या तुम्हें, थोड़ा सा इसमें मादकता होती है थीन तत्व के कारण। ठीक है, इससे क्या थोड़ी स्फूर्ति आती है। ठीक है, इस थीन तत्व के कारण शरीर में कुछ स्फूर्ति आती है। और देखो, चाय होती है, इसके देखो झाड़ियाँ होती है ये। ठीक है, झाड़ियाँ बोलते हैं इनको। और इन झाड़ी की हाइट होती है कम से कम 1.5 मीटर से 2 मीटर तक। ठीक है,
1.5 से 2 मीटर तक की ये झाड़ियाँ होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वो पत्तियाँ होती हैं चाय की। वैसे तो पता ही है सभी को, टीवी और में देखते ही हम कोई किसी पिक्चर में देखते हैं, जो महिलाएं होती है पीछे एक टोकरी बांधे रखती है और चाय की पत्तियाँ वो चुनती है ना। सारे अवगत है वैसे तो। देखो, तो चाय की क्या झाड़ियाँ होती है इसकी, 1.5 मीटर से 2 मीटर तक की। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो चाय का जो है, जो पौधा होता है वो जैसे नर्सरी में तैयार किया जाता है। जब पौधे की जो हाइट होती है 20 सेंटीमीटर हो जाती है, पौधे की हाइट, तो पूरा लिखता हूँ इसको, पौधे की हाइट, पौधे की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर होने पर पहाड़ी ढालों पर रोक दिया जाता है। ठीक है, अब देखो 20 सेंटीमीटर का होने पर पहाड़ी ढालों पर। ठीक है, चाय की जो फसल है वो पहाड़ी ढालों पे होती है। अब पहाड़ी ढालों पे क्यों होती है, एक तो देखो चाय की जो फसल है उसको बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये वहीं उगाया जाता है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। ठीक है, लेकिन पहाड़ों में क्यों उगाया जाता है, क्योंकि चाय का जो पौधा है उसके जो जड़ है उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी रुकते क्या है, चाय का जो पौधा है उसकी जड़ है वो सड़ने लगती है, इसलिए पानी नहीं रुकना चाहिए। इसलिए ढलानों पे चाय की कृषि की जाती है। ढलान से पानी भी मिलता रहता है और पानी जो है वो जड़ों में रुकता भी नहीं है। ठीक है, तो पानी का ये चाय का जो पौधा है नर्सरी में तैयार होता है और 20 सेंटीमीटर जब इसकी ऊंचाई होने लगती है तो उसे पहाड़ी ढालों पे रोक दिया जाता है। ठीक है, देखो चाय का जो पौधा होता है, देखो लगभग 5 वर्ष बाद ये इसके फल लगते हैं। ठीक है, 5 वर्ष बाद इसके फल लगते हैं। ठीक है, तो एक बार जब ये पौधा बो दिया जाता है या लगा दिया जाता है, उसके बाद ये जो चाय की पत्तियां है लगभग 40 से 50 साल तक, ठीक है, पत्तियां देता है ये, मतलब चाय प्राप्त की जा सकती है। एक बार इसको पौधे को लगाने के बाद 40 से 50 साल तक ये पौधा है चाय की पत्तियां में देता रहता है। ठीक है, और जो पौधा है इसको 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होने देते हाइट इसकी। ठीक है, इसकी क्या कटिंग कर देते हैं। कटिंग इसलिए करते हैं, कटिंग करने से एक तो ज़्यादा पत्ती आती है, दूसरा इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती तो पत्तियां जो चुनने में आसानी रहती है, हाथ जो है आराम से पहुंच जाता है पत्तियों तक। ठीक है, ये था कुछ जनरल बातें चाय से संबंधित। अब देखो इसका विस्तार से लेते हैं। तो सबसे पहले भौगोलिक दशाएं इसकी। ठीक है, भौगोलिक दशाओं में सबसे पहले तापमान। ठीक है, तापमान देखते हैं इसका। देखो जो चाय है इसका तापमान लेते हैं सबसे पहले। तो देखो चाय उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। ठीक है, तो इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, ये चाय के लिए उपयुक्त तापमान माना गया है। तापमान के बाद आती है वर्षा। वर्षा देखो चाय के लिए जो वर्षा है 200 सेमी से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। और जो वर्षा है देखो इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, और जो वर्षा है साल भर होती रहनी चाहिए कुछ मात्रा में। ठीक है, थोड़ी थोड़ी वर्षा
साल भर होती रहनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये वर्षा है, इसमें इतना ही है। उसके बाद देखो इसमें है फिर मिट्टी, तीसरा पॉइंट मिट्टी। चाय के पौधे के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? देखो इसमें जो मिट्टी है गहरी, सुप्रवाहित, गहरी और सुप्रवाहित उर्वर मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें देखो फास्फोरस हो, फास्फोरस, पोटास, ठीक है, ह्यूमस, ठीक है, लोहास, यानी लोहे के भी अंश हो इसमें, लोहास, ये मिट्टी के इसके होने चाहिए। ठीक है, ताकि जो झाड़ी है, देखो चाय की झाड़ी, ताकि चाय की झाड़ी तेजी से बढ़े। ठीक है, तेजी से बढ़ने के लिए गहरी सुप्रवाहित उर्वर मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें फास्फोरस, पोटास, ये हुमस और लोहास के अंश होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद लेते हैं हम भूमि। देखो इसके लिए भूमि कैसी होनी चाहिए? अब जैसे मैंने आपको कहा ये पहाड़ों पे उगाई जाती है, तो भूमि कैसी होगी? पहाड़ी भूमि होगी। ठीक है, और पहाड़ी भूमि क्यों होगी ये भी आपको बता दिया मैंने। देखते हैं इसको। नेक्स्ट है भूमि। देखो भूमि, इसमें देखो पहाड़ी ढालों पर चाय की फसल की जाती है। ठीक है, की जाती है, और पहाड़ी ढालों पे ही इसकी फसल होती है, क्योंकि इसको वर्षा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। पानी है वो ठहरना नहीं चाहिए। ढल पानी ठहरने से क्या होगा? इसकी जो जड़ें हैं पौधे की वो सड़ जाएगी। इसलिए चाय की जो कृषि होती है वो ढलानों पे ही होती है। ठीक है, ये लिख देता हूँ, ध्यान देगा। की जाती है इसकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी रुकने से चाय के पौधे की जड़ सड़ने लगती है। सड़ने लगती है, इसलिए ढलान पे उगाया जाता है। इसके बाद है देखो श्रम, पांचवा पॉइंट है श्रम। ठीक है, अब देखो इसमें जो चाय का पौधा है पहाड़ी ढालों पे उगाया जाता है, तो इसमें मशीनों का तो प्रयोग होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक मानव श्रम का प्रयोग होता है। चाय का जो पौधा उसके बोने के लिए, उसकी निराई के लिए, जो पत्तियां है वो तोड़ने के लिए। ठीक है, और देखो पत्तियां तोड़ने के लिए इसमें खासकर महिलाओं का ही उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, क्योंकि चाय की जो पत्तियां होती है वो बहुत ही नाजुक होती हैं, और इसलिए ये जो कार्य है महिलाएं करती है या फिर बच्चों द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ, देखो श्रम है, श्रम की अधिक आवश्यकता रहती है इसमें। निराई, चाय की निराई, काट छाट के लिए,
की निराई, काट छांट के लिए आदि कामों के लिए मानव मानव श्रम की आवश्यकता रहती है। ठीक है। चाय की पत्तियां चुनने का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये हो गया इसका श्रम। देखो उसके बाद देखो इसका उत्पादन लेते हैं। श्रम के बाद है चाय का देखो उत्पादन। देखो चाय का जो उत्पादन है विश्व में भारत में सबसे अधिक होता है। ठीक है। चाय का उत्पादन देखो, उत्पादन प्लस उपभोग, चाय का उत्पादन और उपभोग। ठीक है। उपभोग और उत्पादन दोनों में भारत क्या है? प्रथम है। चाय का उत्पादन भी बहुत अधिक करते हैं, उपभोग यानी चाय पीते भी खूब है इंडिया में। जो चाय भारत उत्पादित करता है उसका बहुत अधिक हिस्सा भारत के अंदर ही खप जाता है। लगभग 80% चाय है उसका यूज भारत में ही हो जाता है। तो बहुत कम जो चाय है वो हम निर्यात कर पाते हैं। ठीक है। इसमें एक और देखो, जो दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग, ठीक है, जो चाय दार्जिलिंग में उगाई जाती है, देखो दार्जिलिंग है अपने पश्चिमी बंगाल में। ठीक है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, और यहाँ की जो चाय है वो विश्व प्रसिद्ध है। विश्व में बहुत अधिक मांग रहती है दार्जिलिंग की चाय की, क्योंकि ये बहुत खुशबूदार और अच्छी क्वालिटी की चाय होती है। ठीक है। तो उत्पादन उपभोग भारत में सबसे अधिक है इसका। ठीक है। इसमें देखो, अब देखो चाय का वितरण करते हैं अपने। देखो चाय सबसे अधिक भारत के असम राज्य में होती है। ठीक है। वितरण, ठीक है, वितरण में पहला है असम। असम, ठीक है। देखो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, चाय का उत्पादन असम में होता है। और कितना होता है? लगभग 52%। ठीक है। 52% चाय का उत्पादन असम में होता है भारत राज्य में। ठीक है। और सबसे अधिक यही है उत्पादन। अब देखो उत्पादन यहाँ कहाँ हो रहा है? देखो ब्रह्मपुत्र की घाटी में, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में। ठीक है। उसके बाद जो सिलचर जिला है असम में, सिलचर जिले की सुरमा घाटी में असम की 10% चाय होती है। ठीक है। 10% चाय होती है। मुख्य है देखो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में चाय का उत्पादन होता है। फिर सिलचर जिले की सुरमा घाटी में चाय का उत्पादन होता है। असम की 10% जो चाय है सुरमा घाटी में उत्पादित की जाती है। और जो असम की जो अर्थव्यवस्था है, असम की अर्थव्यवस्था चाय पर निर्भर है, चाय पे निर्भर है। ठीक है।
तो असम की जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से चाय पे ही निर्भर है। ठीक है, असम के बाद स्थान आता है अपने पश्चिमी बंगाल का। ठीक है, तो द्वितीय स्थान पर है पश्चिमी बंगाल चाय उत्पादन में। और पश्चिमी बंगाल में भारत की 24% चाय उत्पादित की जाती है। ये पश्चिमी बंगाल। भारत का चाय उत्पादन में चाय उत्पादन में दूसरा स्थान। ठीक है, दूसरा स्थान है इसका। और ये 24% चाय उत्पादित करता है भारत की। ठीक है, आधी से ज्यादा असम उत्पादित करता है लगभग 52%, और 24% जो चाय है वो पश्चिम बंगाल उत्पादित करता है। ठीक है, और एक मैंने जैसे दार्जिलिंग का बताया था आपको, दार्जिलिंग की चाय विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, दार्जिलिंग की जो चाय है वो विश्व प्रसिद्ध है। इसकी बहुत डिमांड रहती है क्योंकि ये उच्च क्वालिटी की होती है, इसलिए यहाँ लगभग ये देखो 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाती है। ठीक है, यहाँ लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पे ये चाय है ये उगाई जाती है। ठीक है, अब अगला है इसमें तमिलनाडु। ठीक है, अगला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु देखो, तमिलनाडु में जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां वगैरह हैं, वहां पर चाय का उत्पादन यहाँ किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ तमिलनाडु में लगभग 18% चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, भारत की लगभग 18% चाय यहाँ उगाई जाती है। तो यहाँ देखो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर चाय की कृषि होती है। चाय की कृषि होती है। ठीक है, तो यहाँ चाय की कृषि होती है। वो जो नीलगिरी की चाय है उच्च कोटि की मानी जाती है। ये नीलगिरी की चाय उच्च कोटि की मानी जाती है। तो नीलगिरी की चाय है वो भी उच्च कोटि की मानी जाती है। और यूरोपीय जो कंट्री है इसकी बहुत डिमांड रहती है इसकी भी। देखो तमिलनाडु के बाद है केरल। ये देखो अगला राज्य है केरल। केरल में देखो 7% चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, केरल में 7% चाय का उत्पादन होता है। उसके बाद जो अन्य राज्य हैं, अन्य राज्यों में देखो झारखंड है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, इन राज्यों में भी क्या है चाय का उत्पादन होता है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद देखो व्यापार आता है, चाय का व्यापार। ठीक है, व्यापार में देखो जो श्रीलंका है, श्रीलंका देश है,
उससे भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। क्योंकि एक तो भारत में जो चाय उत्पादित होती है वो अधिकतर भारत में ही खप जाती है, तो उसके बाद जो श्रीलंका है वहाँ की चाय भी अच्छी क्वालिटी की है, तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। एक जो भारत की जो चाय है, देखो भारत की चाय का जो ब्रिटेन है वो बहुत बड़ा आयात करता है, ठीक है। लगभग 60% चाय है वो भारत की ब्रिटेन मंगवाता है या आयात करता है। ब्रिटेन के बाद देखो फिर है रूस, जो रशिया है वो भी भारत से बहुत अधिक मात्रा में चाय का आयात करता है, और यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है, वो सारे चाय का आयात भारत से ही करते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो चाय की फसल कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कहवा कॉफ़ी, ठीक है, उसका उत्पादन हम भारत में देखेंगे कितना होता है क्या है। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।